कहानियों को लेके कहीं न कहीं मेरे बैकग्राउंड में हमेशा था। बचपन से कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ हमेशा घटती रही हैं कि जो शायद ये पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। ये किताब कितनी बिकती है वो ज़रूरी नहीं है। ये जो मैंने लिखा वो किसी सच्ची घटना को ट्रांसलेट नहीं करता जेपी जी। मेरी ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ काम के सिलसिले में कोई भी चीज़ सोच समझ के नहीं हुआ है। इसीलिए शायद मैं इतनी तरफ भटकता रहता हूँ। कहानियों में एक ताकत होती है जेपी जी। सावधानी जितनी हम बरत सकते हैं, थोड़ा संयम भी रखें कि हाँ, एकदम जल्दबाज़ी कभी-कभी थोड़ी लालच या जल्दबाज़ी जो है वो हमें फँसा देती है। विदेश की नौकरी की लालच ही से 2 ही वजह से हो सकती है ना, कि एक तो कि ये ज़्यादा पैसे मिलेंगे या एक मे बी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कभी-कभी कई जगहों पे लगता है लोगों को कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बेहतर है, तो इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उपन्यास का सबसे बड़ा शायद मेरे लिए अभी रुझान यही लग रहा है कि आप अकेले लिख सकते हैं, कि कहीं कोई देश अछूता नहीं है। इसलिए अंग्रेजी अंग्रेजी जिनको आती है उनको ज़्यादा फँसाते हैं। मान लीजिए सरकारी हो या प्राइवेट हो, अक्सर वो रास्ता किसी न किसी नौकरी की तरफ ले जाता है। 2024 के बिगिनिंग में रिसर्च शुरू हुआ, करीब 2024 के एंड तक लिखा और फिर 25 में आ गया। उर्वरक ज़मीन है। इसमें से आप कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं और आप बहुत कुछ इसके बहाने बहुत कुछ सामने रख सकते हैं। एजेंट वाला सिस्टम हमारे मुंबई से और कई जगह हमारे देश से कई ऐसे एजेंट पकड़ाए हैं जिनके कारण ये नेटवर्क बस्ट हुआ है। मध्यम वर्गीय परिवारों के सपने क्या होते हैं, उनकी उम्मीदें क्या होती है, युवा किस तरह से बहुत श्रम से धन कमाना चाहते हैं और वह धन आज की डिजिटल दुनिया में कितना सुरक्षित, कितना संरक्षित है और युवा जो खुद सॉफ्टवेयर से सेवी हैं और टेक्नोलॉजी सेवी हैं, वो किस तरह से अपराध की दुनिया में, साइबर क्राइम की दुनिया में जाने-अनजाने फँस जा रहे हैं। पढ़े-लिखे लोग, बौद्धिक वर्ग, समृद्ध वर्ग किस तरह से इसका शिकार हो रहा है और युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक साइबर अपराधियों की के दायरे में फंसते चले जा रहे हैं। इन्हीं सब बिंदुओं को आधार बनाकर एक बहुत रोचक किताब आई है प्रेस 9 फॉर अ क्राइम, जिसके रचनाकार शैलेंद्र झा जी हैं। शैलेंद्र जी हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं साहित्य तक, यह कार्यक्रम है शब्द रथी और शैलेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे उनकी इस किताब की पृष्ठभूमि, इसकी विषय वस्तु और इसके उद्देश्य के बारे में। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है साहित्य तक पर। बहुत-बहुत धन्यवाद जेपी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शैलेंद्र जी की जो दुनिया है वो किताब की तरह से ही बड़ी रोचक रही है, उनकी अपनी जीवन यात्रा भी। पत्रकारिता में भारत के सबसे तेज चलने वाले चैनल के सूत्रधार के रूप में, उसके मार्गदर्शक के रूप में तो आप काम करते ही रहे। इसी संस्थान आज तक समूह के आउटपुट के हेड रहे लंबे समय तक। इसके अलावा जब ओटीटी की दुनिया आई और मुंबई की रफ्तार जब पकड़ी शैलेंद्र जी ने, तो वहाँ भी जाके ग्रहण जैसी सीरीज लेकर आए। उसके को राइटर के तौर पर, क्रिएटर के तौर पर उनकी अपनी एक बड़ी भूमिका रही। और अब जब प्रेस 9 फॉर अ क्राइम से वो आते हैं, तो इसकी कहानी, इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अगर इसका पहला पन्ना, अगर आपने इसका कवर के बाद आप पहले पन्ने पर पहुंचे, तो आप आखिरी पन्ने तक जरूर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र जी आपको बधाई दूंगा इतनी रोचक किताब के लिए। अरे थैंक यू, ये बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। ऐसे खुद को लिखने वाले को तो हमेशा ही अच्छा लगता है, पर आप जैसे नहीं, लोग जो किताबें पढ़ते हैं बहुत सारी, उनको अच्छा लगे, आपने ऐसी बात कही तो मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं, मुझे इसलिए अच्छी लगी कि हम लोग अखबारों में रोज हर दिन कभी भी आप अखबार खोलिए, हिंदी का हो या अंग्रेजी का अखबार, विशेषकर अंग्रेजी के अखबारों में आजकल ऐसी खबरें बहुत लगातार आती हैं कि किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया,
सरकार को लगातार कई संस्थानों को मतलब ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इसके अलावा दिल्ली पुलिस को लगातार विज्ञापन देना पड़ता है। फिर भी हर दिन ये खबर आती है और सबसे बड़ी बात ये कि इसके दायरे में बहुत पढ़ा-लिखा तबका, जो लोग ज़िंदगी भर नौकरी किए, डॉक्टर हो, पुलिस अफ़सर रहे हों, आईएएस अफ़सर रहे हों रिटायर्ड, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों तक को, कई सांसदों को मैं जानता हूँ और कई मंत्रियों की खबरें भी आपको आ चुकी हैं कि किसी मुख्यमंत्री की पत्नी, कोई मुख्यमंत्री ही, कोई केंद्रीय मंत्री, उसके खाते से पैसे चले जा रहे हैं या तो वो गलत नंबर दबा दे रहा है, साइबर क्राइम का शिकार हो जा रहा है। ये प्रेस 9 फॉर अ क्राइम, ये तो घटनाओं का मैंने उल्लेख किया, लेकिन ये शीर्षक से ये पहली नज़र में समझ में आ जा रहा है कि कोई नंबर दबाने से अपराध हो सकता है। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि आपके दिमाग में इस किताब का इतना रोचक शीर्षक कैसे आया? पहले आपने शीर्षक लिखा या पहले किताब लिखी? नहीं सर, पहले तो जब लिखा था तो जो हम लोग एक वर्किंग टाइटल जो बोलते हैं, तो जी, सीधा साधा एक ट्रैप लिखा था। उसके बाद पूरी किताब लिख ली पढ़ने के बाद, और इसका श्रेय हमारे एक लेखक मित्र हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं सत्य व्यास। हाँ, तो होता है ना कि आपने पढ़ लिखा तो 5-6 लोगों को पढ़ने भेजते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया मिले तो आप और थोड़ा उसमें सुधार ला सकते हैं। तो सत्या ने ये पहला पहला उन्होंने इस डायरेक्शन में मुझे पुश किया कि किताब बहुत अच्छी है। मुझे तो इसमें कोई एक शब्द चेंज करने की ये नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसका कुछ शीर्षक टाइटल जो है थोड़ा-सा कुछ और सोचें। हाँ, मैंने भी जब देखा अमेज़न में ऐसे भी टाइप करके देखा, सर्च मारा, तो ट्रैप नाम से तो दसियों किताब थे। तो वहाँ से एक कहीं न कहीं उसकी तलाश शुरू हुई। तो बहुत सारे नाम, और प्रेस 9 वर्ड दिमाग में था, क्योंकि हालाँकि हर कोई शिकार नहीं होता, बट मुझे लगता है कि कॉल हर किसी को आ चुका होगा। मुझे भी जी। 5-6 बार तो कॉल आए ही हैं, और उसमें आप कई बार वो होता है कि अरे आपका पार्सल ये हुआ है, वापस आया है, या आपका फ़ोन नंबर बंद होने वाला है, या कोई भी, तो और जानकारी के लिए 9 दबाएँ। प्रेस 9 टू नो मोर। तो प्रेस 9 शब्द तो दिमाग में था। उसके बाद घर में ही चर्चा, मतलब पत्नी ने भी 2-4 नाम सुझाए। बेटा है, वो उसको भी रुचि है लिखने की या पढ़ने की। तो ये सब तो फाइनली ये नाम जो आया वो मेरे बेटे की तरफ से आया। हाँ, कि ये जो इस क्वाइन की प्रेस 9 फॉर अ क्राइम। हाँ, तो ये एक ऐसे हमारे आपस की बातचीत से, और कभी मेरे बेटे ने सुझाया, और फिर ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा लगा तो हम आगे बढ़े। शैलेंद्र जी, आपने इस कहानी की जो शुरुआत की है, वह पूर्वी दिल्ली से की है जी। और पूर्वी दिल्ली के 2 मोहल्ले मतलब एक कॉलोनी है, एक मोहल्ला हम कह सकते हैं, जो लोग दिल्ली को जानते हैं, वो जानेंगे कि ये इसका अंतर क्या है दरअसल। तो घटना 2 तरह से घटती है, 2 लोगों के साथ, 2 परिवारों के साथ पैरेलल चलती है एक तरह से मैं कहूँगा। एक पत्रकार है, क्या इस घटना में कोई आपबीती जैसी बात थी या ये जो इसके पात्र हैं जिनकी कहानी आपने बुनी है, मैं कहानी को नहीं बताना चाहूँगा, मैं चाहूँगा अपने दर्शकों से कि वे प्रेस 9 फॉर अ क्राइम खरीदें। बहुत ही एक अच्छी बात ये है इस किताब की कि इसको पेंगुइन ने प्रकाशित किया है और मूल्य इसका बहुत ही कम है। मैं कहूँगा ₹299 की किताब है जो आपको कई लाख रुपए की सुरक्षा के बारे में बताती है। एंटरटेनमेंट तो करती ही है, बहुत कम ऐसी किताबें हैं जो आपका मनोरंजन भी करें और आपको राह भी सुझाएँ, आपको सतर्क भी करें और सावधान भी करें। तो प्रेस 9 फॉर अ क्राइम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक तेज़ रफ्तार भागती कहानी तो है ही है। अपराध की दुनिया और साइबर की दुनिया के बारे में बताती तो है ही। आपको सावधान भी करती है और उस ज़िंदगी के कोने-अतरे में भी डालने की कोशिश करती है हमारे आस-पास। हम लोग जिस पीढ़ी में हैं उसमें हमारे बच्चे और उनके मित्र बहुत सारे सपने, उम्मीदें लेकर कई बार विदेश भागते हैं, कई बार वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा बिज़नेस करें जिसमें जल्दी से जल्दी कुछ हमारे पास हो जाए। तो इस
की कहानी जो है वो बहुत सारे आयामों में बुनी है। मैं भले ही शैलेंद्र जी, और जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो इसके शोध के सिलसिले में कई सारे साक्षात्कारों को और रिव्यू से गुज़रा। सबका मानना है कि ये एक अपराध कथा है जो साइबर क्राइम की दुनिया से लोगों को बचाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक समाज की भी कथा है। हमारे उस युवा वर्ग के सपनों की भी कथा है, उनकी आकांक्षाओं की भी कथा है, और मध्य आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो जिनके सामने कोविड के बाद या कोविड के आस-पास नौकरी का संकट हो गया, जो निजी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके संघर्षों की भी गाथा कहीं न कहीं चलती है। तो एक तरह से यह सामाजिक भी उपन्यास है, अपराध कथा तो है ही है, और बाकी रहस्य और रोमांच मनोरंजन आपको मुफ्त में मिलेगा। तो मैं ये जो पात्रों का चयन था और जो आपने इसकी भूमिका बनाई, उसके पीछे आपका क्या अनुभव था? आपने देश की राजधानी के एक ऐसे इलाके को लिया, जहाँ 2 मध्य आय के वर्ग के परिवार हैं, युवा लड़का है, उसके अपने सपने हैं, वो विदेश जा रहा होता है। दूसरा परिवार है जो नौकरी के संकटों से गुज़रते हुए, हर पत्रकार जो मीडिया के क्षेत्र में जुड़े हैं, इससे अपने को जोड़ लेंगे। तो उनकी अपनी है कि वो काम में बिज़ी हैं, उधर अलग टेंशन है, पत्नी का दबाव है, पता चला फ़ोन आया, कोई नंबर दबा दिया, और उसके साथ घटनाएँ शुरू हो जाती हैं। तो क्या ये कुछ सच्ची घटना पर आधारित है? बहुत सारे जब जो रिसर्च के दौरान कई सारे लोगों की आप बीती पढ़ी। हाँ, तो ये जो मैंने लिखा वो किसी सच्ची घटना को ट्रांसलेट नहीं करता जेपीजी। पर हाँ, मैं ये कहूंगा कि हाँ, इंस्पायर्ड तो है। लेकिन पहला मेरा मतलब एक जो कहानी लिखने का तरीका जो है वो ये कि एक सेंट्रल थॉट पहले दिमाग में बनाया कि ये मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद हम उसके पात्र और उसकी दुनिया बनाना शुरू करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं ये जगह की और इन पात्रों का चुनाव शायद इस चीज से प्रभावित हुआ कि मैं पटपरगंज में रहा हूँ। पटपरगंज में काफी साल, जब हमारी नौकरी की शुरुआत के दिन थे, तो बहुत साल पटपरगंज में रहा हूँ। और ये बात मैं कह रहा हूँ 2000 से पहले की। तो मंडावली, उस समय का मंडावली कुछ और था, पर दिमाग में एक जहन बैठा तो हुआ ही है। और ये मुझे एक ज्योग्राफिकली लोकेशन वाइज बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि बीच से एक सड़क गुजरती है, एक तरफ मंडावली और एक तरफ उससे थोड़ा ऊपर कहें तो, और खास करके जहाँ बहुत पत्रकार रहते हैं, तो वो मयूर विहार। हाँ, मतलब समाचार अपार्टमेंट तो इतना फेमस है, तो मैं रियल के जगह मैंने उसको समाचार मित्र कर दिया। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने उन अनुभवों से, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप कहानी भले ही काल्पनिक कर रहे हैं, लेकिन जब दुनिया और पात्र जो बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो आपने देखा और सुना हुआ है ना, अगर वो चीजें रहती हैं तो वो थोड़ी आप उसको अपने अंदर के ईमानदारी से कह पाते हैं अपने आप। मतलब वो आप भले ही कहानी बना रहे हैं, लेकिन उस कहानी में थोड़ी ईमानदारी आती है जब आपका वो देखा सुना हुआ होता है कुछ। तो उस तरह से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई। शैलेंद्र जी, मेरा एक प्रश्न है जो जब मैं इसे पढ़ रहा था, आपकी जो अपनी यात्रा है, लेखन की, सृजनात्मक क्षेत्र की, पत्रकारिता के क्षेत्र की, आप एक बड़े चैनल में बड़े पद पर रहे। वहाँ से आप मुंबई जाते हैं। मुंबई जाते हैं और तुरंत धारावाहिक, वो भी ऐसा धारावाहिक लेकर आते हैं जो बहुत चर्चित, आज तक चर्चित है, और बहुत सारे उसको सम्मानित पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आपकी जो अपनी एक शॉर्ट फ़िल्म थी तुम्हारे बिना, वो भी आज तक देखी, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती से मेरा आशय है जो लोग उसको देखते हैं वो उस पर चर्चा करते हैं, उसका ज़िक्र करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका काम कहीं से भी आपके पास काम की दिक्कत रही हो। ये पहली किताब आने में इतना विलंब क्यों हुआ? आपको तो किताब पहले दिन से लिखना चाहिए, क्योंकि आप लेखन की दुनिया से ही, सृजनात्मक दुनिया से ही जुड़े थे, कंटेंट की ही दुनिया से जुड़े थे। जेपी जी, मेरी जिंदगी में ना कोई भी चीज काम के सिलसिले में कोई भी चीज सोच समझ के नहीं हुआ है। इसीलिए शायद मैं इतनी तरफ भटकता रहता हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से प्लान किया कि फिल्म बनाऊंगा तो फिल्म बन गई, या जर्नलिज्म में जाऊंगा, ये भी नहीं सोचा था।
तो जर्नलिज्म न्यूज़ में आने से पहले भी बहुत साल मैंने 95 में 95 में काम करना शुरू किया, और वो दूरदर्शन के प्रोग्राम बनाना और उनके प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना, और फिर 97 से 2000 तक मैं टॉक शो डायरेक्ट करता था। जो कि मेरे करियर का बहुत शुरुआती दिन था, लेकिन एक तरह से बहुत बड़ा हाई था कि उस समय मतलब वो कपिल देव के रोने वाला एपिसोड बीबीसी पे, जो कि हर अखबार में ये था, वो मैं डायरेक्ट कर रहा था, और मुझे इस फील्ड में आए हुए सिर्फ 3 साल हुए थे। हाँ, तो अपने आप में बहुत हाई था, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक बेचैनी शायद मुझे इधर से उधर ले जाती है, क्योंकि वो 2 साल 3 साल वो करने के बाद मैं बहुत बोर हो गया, और वो छोड़ के 2000 में मुंबई आ गया। फिर 2000 से 2003 में जब मैंने आज तक ज्वाइन किया दिल्ली आके, तो वो पहली बार मेरा न्यूज के लिए था। और शुरुआती दिन कोई बहुत आसान नहीं थे। न्यूज वाले लोग काफी खुर्राट होते हैं, आपको पता ही होगा। और पहले पहले एकदम कि बंबई से ये कौन आ गया है, तो मेरी काफी रैगिंग होती थी शुरू के दिनों में, पर धीरे धीरे अपनी जगह बन बन गई। तो ये जो रीसेट और रीबूट करने वाला जो मामला है ना, ये आसान तो नहीं होता, पर कहीं ना कहीं मेरी किस्मत ऐसी है शायद कि ऐसा बार बार करता रहा हूं, और लेकिन करने के बाद थोड़ी सफलता हर हर चीज में मिली है। ये मेरा सौभाग्य है। तो इसलिए सर, मतलब कि मैंने जब वहां अगेन आज तक जब 2012 में छोड़ा, तो मैंने स्टार ज्वाइन किया बम्बई में, और सीरियल्स बनाए उनके लिए। हाँ, अंदर से फिर बाहर निकल के भी सावधान इंडिया जैसा बनाया। फिर ग्रहण, उसके बाद 2020-21 में ग्रहण बना। तो ये सब करते कराते, और मैं आपसे सच बोलूं, मुझे फिल्म बनानी थी उसके बाद, मैं अभी फिल्म पे काम कर रहा हूँ। लेकिन 2021 में ग्रहण आने के बाद और इतना सक्सेस, जो आपने भी कहा कि अभी भी लोग, और अभी भी मैं कहीं भी जाऊं लोग ग्रहण की बात जरूर करते हैं, पर उसके बाद भी वेब सीरीज बनाने का और फिल्म बनाने का जो मैंने उस समय से अनुभव किया है, कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत समय लगता है, किसी एक के हाथ में नहीं होता, बहुत बड़ा कलेक्टिव उसमें काम करना पड़ता है। तो ऐसे में जब आपकी 2-3 कहानियां कहीं ना कहीं अलग चीजों में फंसी हुई हैं, और दिमाग में एक ऐसी कहानी आती है जो कि आपको बहुत बेचैन कर रही है, और लगता है कि इसको जल्दी आना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं जो काम देर से हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि ये जल्दी आए। हाँ, तो ये किताब उस सोच के तहत लिखना शुरू किया मैंने। 2024 के बिगनिंग में रिसर्च शुरू हुआ, करीब 2024 के एंड तक लिखा, और फिर 25 में आ गया। वेब सीरीज आने आने में कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं। शैलेंद्र जी, आपने कहा है प्रेस 9 फॉर अ क्राइम में कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था साइबर अपराध है, या हो सकता है जिसका हमें आभास नहीं है। बहुत सारे बिंदुओं पर आप लेते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं, किसी का पैसा मिल जाता है। अधिकांश लोगों का पैसा नहीं भी मिलता है, और ये नोन जो जानकारी हम लोगों के पास है, हम उसको जानते हैं। कस्बों में, छोटे शहरों में क्या हो रहा है, इसका हमें आभास भी नहीं है, क्योंकि हम लोग दिल्ली, मुंबई या महानगर में हैं, पटना, बनारस, वहाँ तक तो खबरें आ जाती हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि गाँव का छोटा-सा आदमी है, फ़ोन पे कोई चीज़ आई और उसने उसका पैसा चला गया, तो वो बेचारा रोएगा, गाएगा। कोई गारंटी नहीं कि थाने पर जाए, उसका अपराध लिखे। कई थानों में तो अभी भी हमारे देश में साइबर शाखा भी नहीं है, तो दर्ज होने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये जो आप आर्थिक नुकसान की बात कह रहे हैं, इसके लिए क्या संदेश है? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कि ऐसा प्रेस 9 ऑफ आर क्राइम जब लिख रहे हैं, तो आप इसमें ये संदेश भी दे रहे हैं एक तरह से कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसी घटनाओं से बचने की ज़रूरत है। क्या आपसे मैं पूछूं कि अगर शैलेंद्र जी से ये पूछा जाए कि इस किताब को लिखने के बाद, और आप सावधान इंडिया और जितने भी सीरियल बना चुके हैं और ग्रहण भी, मतलब आपकी जो अपराध की दुनिया है उस पर बहुत बारीक नजर आपकी रही है। क्या क्या करना चाहिए लोगों को मोटे तौर पर, जिससे इस तरह के अपराध या ठगी का शिकार होने से वो बच जाएं? पहला तो सवाल मेरा प्रेस 9 वाले पर मामले पर है, फिर हम इसके दूसरे बिंदु पर भी जाएंगे, जब वो विदेश वाला साइबर फ्रॉड वाला मामला है कि किस तरह से एक लड़का अपने
सपनों के चलते विदेश जाता है और फँस जाता है। जी, तो एक्चुअली यही है कि हम डिजिटल क्राइम के बारे में आज डिजिटल अरेस्ट जो है, वो एक तरह से टर्म पॉपुलर हो गया है। और बहुत सारे इसके किस्से रोज लगभग अखबारों में। जब मैंने लगभग 1.5 साल पहले ये किताब लिखनी शुरू की थी, तब उस समय लगता था कि आप कभी-कभी ऐसी खबर देख रहे हैं। हाँ, और ये था कि 1 डेढ़ साल में इसके प्रचार तरह-तरह से, जैसा आपने भी प्रोग्राम के शुरू में ज़िक्र किया, कि तमाम तंत्रों के थ्रू इसके बारे में जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की गई है। उसके बाद भी अब लगता है कि जैसे ऑलमोस्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच गया है, मतलब वो बढ़ता ही जा रहा है कि जी, मैं तो अभी किताब के प्रमोशन के भी सिलसिले में दिल्ली भी आया था और कई जगह गया हूँ और लोग से मिलता हूँ। मुझे लगता है कि हर आदमी के पास कोई ना कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसा अछूता नहीं है जिसके और हर हर वर्ग के। तो ऐसे में मतलब जहां पे कि ये नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा कम है या किसी पर्टिकुलर वजह के कारण कोई इस चीज में फंसता है, ऐसी कोई वजह जहां नहीं समझ में आ रही हो, हाँ, तो ऐसे बचने का क्या हो सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, हाँ, और हर तरीके हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी। हाँ, एक तो यही कि हम अपने आपस के लोगों से, जैसे हम लोग पहले प्रोग्राम के शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि बुजुर्ग लोग काफ़ी इसके शिकार हो रहे हैं। हाँ, तो हम अपने आसपास जो हैं, कि हम ये ना सोचें कि हमारे माँ-बाप जो, अरे उनको उनसे अब किसी का क्या लेना देना, वो तो 70-80 साल के हैं, पर उन तक लोग पहुंच रहे हैं। अभी कल हमारे एक पुराने कुलीग रहे हैं स्टार में, उनकी माँ जो 79 साल की हैं और जालंधर में रहती हैं, उन्होंने अभी लिखा सोशल मीडिया पे कि 4 दिन डिजिटल अरेस्ट में रही और बच्चों का नाम लेके डराया गया उनको और उनके पूरे जीवन की सेविंग्स लोग ले गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग आपस में, हम आप जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कम से कम अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ तो इस बात की का जिक्र करें, ये सोच के ना चुप रहें कि ये अरे सबके साथ नहीं होता है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल प्रचार और अखबारों ने भी बहुत सारे कैंपेन चलाए हैं। तो भले ही ये लगे कि ये शायद मैं अपने किताब के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो हमारी जो ये प्रेस 9 फॉर अ क्राइम जो लिखी है, मुझे लगता है कि कहानियों का एक बड़ा बहुत कहानियों में एक ताकत होती है जेपी जी। और आप तो बहुत सारे किताबें पढ़ते हैं, आप बखूबी जानते होंगे। आज सुबह ही पता नहीं क्यों, आज सुबह मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आई, कभी बचपन में पढ़ी थी। अब वो नचिकेत की कहानी थी या ये मैं श्योर नहीं हूँ, शायद आपको ज्यादा पता होगा। लेकिन एक कहानी बचपन की किताबों में पढ़ी थी कि एक व्यक्ति और क्या और किसी से बातचीत हो रही है कि मैं कौन हूँ वाला, जिसमें संदर्भ आता है कि मैं, तुम कौन जी, हो या जी। मैं कौन हूँ, हाँ। और वो पहला जवाब देता है अपना नाम लेके, लेट्स से कि मैं नचिकेत हूँ। और वो कहते हैं कि नहीं, ये तो तुम्हारा नाम है, तुम कौन हो। और वहां से वो डीपर जाता है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ ये अक्सर होता है कि मैं अगर फोन पे पहली बार आपको मैसेज कर रहा हूँ, मान लीजिए, मैं हो सकता है मैंने लिखा हूँ कि ये मैं शैलेंद्र झा, या हेलो आई एम दिस इज शैलेंद्र झा, और मैं कई बार उसको वापस जाके करेक्ट करता हूँ कि माय नेम इज शैलेंद्र झा या मेरा नाम शैलेंद्र है। ये एक वो बचपन की पढ़ी हुई कहानी का ये असर, मैं कह रहा हूँ कि वो मन में बैठा हुआ है, कहीं उसको याद नहीं करता हूँ, बट वो कभी अचानक से आके अपने आप को याद दिला जाता है। तो मुझे लगता है कि कहानियों में एक अलग ताकत होती है, चाहे आप किताब पढ़ें या आप कोई फिल्म बनाए इस तरह की कहानियों पे, या वो छोटी फिल्म हो बड़ी फिल्म हो, वो मतलब नहीं है, लेकिन हमको इस चीज के बारे में हर व्यक्ति को आगाह किसी न किसी तरीके से कराना होगा। शैलेंद्र जी, आपका एक पात्र जो है, जो अब एक कहानी पर हम लोग प्रेस 9 पर चर्चा कर रहे हैं, इसका जो सबसे मुख्य कहानी का केंद्र बिंदु है, अ, वो अतुल आनंद जो आपका पात्र है, वो विदेश जाता है। बड़े सपने, बड़ी उम्मीदें, जैसा मध्यवर्गीय परिवारों में होता है। कोई जा रहा है विदेश तो माता-पिता को उम्मीद हो ना हो, भाई-बहनों को होता है, ये हमारी मदद करेगा, ये करेगा, वो करेगा, रुपए कमाएगा। और जब वो वहाँ जाता है, एक तरह से वो साइबर स्लेवरी जैसी सिचुएशन में
फँस जाता है। और आपने इस बात के को लिखने के दौरान अ, आपका मानना है कि ये एक ऐसा अपराध जगत है जहाँ विक्टिम भी कई बार खुद क्रिमिनल की भूमिका में हो जाता है, अनजाने मतलब उसको पता नहीं है कि वो किसी स्कैम का हिस्सा है, किसी फ्रॉड का हिस्सा है। वो तो गया है नौकरी करने, अपने सपनों को पूरा करने। लेकिन वहाँ पता चला कि वो एक ऐसे संस्थान, ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन, ऐसे सिंडिकेट के या ऐसे स्कैम के तंतु में फँस जाता है कि वो खुद अपना शिकार एक तरह से हो जाता है। तो उसके सामने 2 स्थितियाँ हैं, एक तो उसका सपना टूट रहा है, दूसरा उसका शोषण हो रहा है, मेहनत मतलब वो अतिरिक्त श्रम का, और तीसरा वो फ्रॉड का हिस्सा भी दुनिया की नज़र में वो एक सिस्टम का पार्ट है जो लूटने-खसोटने या फ्रॉड करने में लगी है। ऐसी स्थिति में जो जहाँ पे पीड़ित भी अपराधी है और अपराधी पीड़ित है। ये इस तरह का जब आप संवेदनशील कथानक बुन रहे थे, आपके दिमाग में क्या था? ये बात आपने कैसे सोची कि मुझे इसको इस रूप में सामने रखना चाहिए लोगों को कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का फ़ोन कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है। मैं एक बार बड़ा रोचक ऐसा ही किस्सा कि किसी ने फ्रॉड के लिए फ़ोन किया और किसी ने पकड़ लिया तो बोला, "यार तुम ऐसा क्यों करते हो?" तो वो बताया बेचारा कि हमारी मजबूरी ये है, हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है, कुछ पैसे नहीं हैं। तो बोले तुम छोड़ दो, तुम कुछ पैसे हमसे आके ले लो। मतलब ऐसी भी घटनाएँ होती हैं। तो ये पीड़ित अपराधी और अपराधी पीड़ित, ये कितनी ये बड़ी कथानक क्रूएल जी, कितनी क्रूएल आयरनी है। वही मतलब मेरे दिमाग में जी, ये चीज़ बहुत मतलब एक तरह से बस गई, ये कह सकता हूँ कि एक लड़का जो कि पूरे परिवार का सपना है, श्रवण कुमार जैसा लड़का है वो, हाँ, हुँ, और वो एक तरह से क्रिमिनल भी बन गया। फोर्स कर दिया गया कि क्रिमिनल बनने के। अब मान लीजिए अगर वो वहां से किसी हालत में, और ये बहुत सारे लोगों की सच्ची कथा है, हाँ, कि मान लीजिए, और अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजें हुई होंगी, कि मान लीजिए उसमें से कोई निकल भागा किसी तरीके से। कितने लोगों को के निकल भागने की कोशिश में उनके हाथ पैर टूट गए हैं, हॉस्पिटल में हैं, किसी कोई मारे गए। मान लीजिए कि उसमें से कोई बच के निकल आया, तो वो जिस द्वेष में भी है ना, वहां पे भी उसको एक तरह से वो अपराधी घोषित हो जाएगा, क्योंकि उसका वीजा और ये सब तो उसका स्टे गैर कानूनी हो चुका है। हाँ, तो उसको पहले तो पुलिस पकड़ लेगी। हाँ, अब मान लीजिए कि वहां जेलों में रह के भी किसी हालत में वो कभी अपने देश बाहर निकला, तो उसको समाज किस नजर से देखेगी कि ये फला जी का जो बेटा है पड़ोस में हमारे, ये जो जानते हो, ये तो वो स्कैम करता था। यही होगा पहला तो रिएक्शन। जी। तो ये बड़ी क्रूर क्रूर मतलब स्थिति है, जो कि मुझे लगा कि भाई ये अपने आप में ये कहानी के लिए कहने के लिए एक तरह से कहें तो फर्टाइल ग्राउंड बोलूं, कि उर्वरक जमीन है। इसमें से आप कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, और आप बहुत कुछ इसके इसके बहाने बहुत कुछ सामने रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इससे कई बार मतलब स्थितियों का शिकार जो व्यक्ति हो जाता है, एक तरह से वो आपके पाठक की सिम्पैथी उसके साथ होती है। आपने उसको इस तरह से लिखा है और मुझे लगता है कि ये सिम्पैथी का विषय है ही है। मतलब उस लड़के का तो कोई दोष उस तरह से नहीं है। वो अंततः वो अपने परिवार के लिए ही जाता है। मैं ये जानना चाहता था कि जो आपने कंबोडिया, लाओस, म्यांमार जैसे जो कंपाउंड्स इस किताब में साइबर फ्रॉड के सिलसिले में एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सामने आता है। इसकी इसका रिसर्च आपने कैसे किया और आप ये कहानी तो भारत से आप इसको विदेश में ले जाते हैं, यानी आप एक तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र अब जैसे ग्लोबल विलेज हो गया है, तो ये ग्लोबल विलेज केवल नेटवर्क के चलते या संसाधनों के दूरसंचार के चलते नहीं है, अपराध का भी नेटवर्क उतना ही तेजी से आगे बढ़ा है। जी, जी। तो इसके 2-3 परत हैं तो जेपी जी। जी। जी, तो यही कि मतलब एक तो कि विदेश क्यों?
तो उस समय जब मैं रिसर्च कर रहा था, मतलब अभी तो बहुत सारा लोकल लेवल पे भी ये आए हैं, बट ये संगठित तौर पे, मतलब ये ख्याल कि ये बहुत संगठित तौर पे भी हो रहा है। छोटे मोटे जो लोकली हो रहे हैं वो तो अलग बात है, बट इस तरह का संगठन जिसमें कि मैं वही अलग अलग हायरार्की या लेवल बता रहा हूँ, कि मान लीजिए कि कोई पहले जा चुका है, वहां फंस चुका है, उसके जरिए उसके अपने देश के कोई वियतनाम का है, तो वो वियतनाम वालों को सिर्फ स्कैम कॉल नहीं करता, बल्कि हो सकता है वहां से वो अपने जैसे और दो चार लोगों को लाने में मदद भी कर रहा हो, चाहे या मजबूरी में, जैसे भी। तो एजेंट वाला सिस्टम हमारे मुंबई से और कई जगह हमारे देश से कई ऐसे एजेंट पकड़ाए हैं, जिनके कारण ये नेटवर्क बस्ट हुआ है, कि इसमें भी लोग पैसा कमाने के लिए किसी गरीब लड़के को, या जो भी, जो ऑब्वियसली गरीब में अभी उस सेंस में बोल रहा हूँ कि जो बेचारा अपने जीविका के की तलाश में है, लड़का लड़की, ऐसे किसी को फंसा दिया जानते हुए, नहीं जान रहा हो तो अलग बात है, बट जानते हुए भेज दिया और फिर वो उसको अपना कमीशन मिल गया। तो इतना नेटवर्क, इतना संगठित तरीके से फिर जब आप वहां पहुंचते हैं, और इसका बहुत एक हिस्टोरिकल रीजन है, और ये कोविड के टाइम में ही शुरू हुआ, कि जो मेरी रिसर्च है ये बहुत ये कहती है कि ये बहुत सारे जो ऐसे इन तीन देशों में, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में जो चलाए जा रहे हैं, लोकल लोकल कुछ जो सपोर्ट है वो तो अलग बात है, जैसे म्यांमार की स्थिति इस तरह की है कि अलग अलग मिलिशिया का अलग अलग हिस्सों में ये है, तो वो किसी एक हिस्से में वो जो वहां जिसका कंट्रोल है वही उनको सपोर्ट कर रहा है। पर जो लोग जो ये कंपाउंड चलाते हैं, वो कई बहुत सारे उसमें से चाइनीज मूल के हैं, जो कि ये नहीं है कि वो आज चाइना के में रहते हैं या जो भी, वो वहां के लिए भी क्रिमिनल ही हैं। लेकिन वो लोग जो पहले शुरू में उन्होंने अपने ही देशवासियों को ठगने से स्टार्ट किया था, और बाद में जाके उन्होंने इसको एक बड़ा ये नेटवर्क का रूप दिया, और अब इस तरह से कि आप वो एक बड़ा कंपाउंड होगा, जिसमें आप समझ लीजिए कि कॉल सेंटर की तरह है। बस फर्क यही है कि उसके चारों तरफ सुरक्षा जो पहरा है वो बहुत मजबूत है, उसकी जो खिड़कियां हैं उसमें मोटे मोटे सलाखे हैं, उसके जो बाउंड्री वॉल है उस पे कटीली तार लगी हुई है, और गार्ड्स हैं, कि आप एक बार अगर उसमें घुस गए तो आपका बाहर निकलना नामुमकिन जैसा हो जाता है, और इसलिए उसको स्लेव कंपाउंड का नाम दिया गया है। आपने ऐसा कोई कंपाउंड आपने आपके मतलब ये कितना वास्तविक है ये जानना, क्योंकि इसको पढ़ते समय दर्शक के फिल्मों में तो देखते हैं हम कि फिल्मों में इस तरह के सीन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब उपन्यास पढ़ते हैं और आपने लिखा तो मेरे दिमाग में पहला प्रश्न आया कि मैं पूछूंगा जरूर कि आपने ऐसे कंपाउंड की कल्पना, ये कितना हकीकत है और कितना काल्पनिक है। क्या वाकई इस तरह का के सुरक्षा घेरे में इस तरह के कंपाउंड्स काम कर रहे हैं, और अगर ये बिजनेस मॉड्यूल इतना स्ट्रांग है कि इनकी कमाई का लेवल ये है, तब तो ये लग रहा है कि ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। तो सर एक्चुअली नहीं, दो 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 पार्ट, पहला पार्ट तो कितना रियल है और कितना ये है, मतलब एग्जैक्टली जिस तरह से मैंने डिस्क्राइब किया है कि वो कंपाउंड के अंदर दो बिल्डिंग है और ये वो, उसकी जगह हो सकता है तीन बिल्डिंग हो, कहीं हो सकता है कहीं पे ये है कि वो बहुमंजिला इमारत है। हाँ, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पहले कैसीनो चलती थी, अब वो बंद हो गई हैं। मतलब हमारे यहाँ जैसे SEZ है ना, आप इमेजिन करिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा, वो चाइना के उसके उससे लाओस वगैरह में एक वो गोल्डन ट्रायंगल जैसा कुछ बना था, और वहाँ वो ये कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन टाइप का बना था, वहाँ पे ये है, उसमें कैसीनोज वगैरह चल रहे थे, वो बंद हो गए कोविड के टाइम में, और उसकी जगह इसने ले लिया धीरे धीरे। तो एग्जैक्ट विवरण जो भी हो, एग्जैक्ट विवरण हो सकता है 100% सेम नहीं होगा, बट ये सारी चीजें रियल है कि ऐसा हो रहा है। और मतलब यूट्यूब पे देख कुछ, मतलब इवन जैसे हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स होते हैं, वैसे ही कुछ लोगों ने जाके देखने की कोशिश की है। बहुत सारा मैंने अमेरिका, US से की एक रिपोर्ट पढ़ी है। तो ये एक्चुअली में जेपी जी विश्वव्यापी है, कि कहीं कोई देश अछूता नहीं है। इसलिए अंग्रेजी अंग्रेजी जिनको आती है उनको ज्यादा फंसाते हैं कि वो यूरोप और US वालों को भी टारगेट कर सकें। हाँ, और कुछ कुछ जगहों तो बहुत अजीब तरह की चीजें भी हुई हैं। एक फ्रांसीसी महिला की कहानी बहुत चल रही थी, कि उनको लगा कि वो ब्रैड पिट के साथ रोमांस कर रही हैं, 1 साल तक उनको ऐसा लगा। ब्रैड पिट का हॉस्पिटल से फोटो शेयर हुआ। अब AI के जमाने में देखिए ये भी मुश्किल नहीं है,
किसी की आवाज़ का नकल करना, किसी का फ़ोटो बनाना, कि वो हॉस्पिटल के बेड पर से बैठा हुआ बेचारा ब्रैड पिट फ़ोटो भेज रहा है। कह रहा है कि मेरा जो तलाक का चल रहा है मामला, उसके कारण मेरे जो अकाउंट्स हैं, वो फ्रीज़ हो गए हैं और मेरे पास हॉस्पिटल का बिल चुकाने को पैसा नहीं है। और वो जो महिला है फ्रांस की, उन्होंने उसको पैसे भेजे और इसके अब ऑब्वियसली आजकल सोशल मीडिया पे आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का मज़ाक भी उड़ता है। तो उनको भी बहुत सारी परेशानी इस बात की झेलनी पड़ी कि अब लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं, वो जो अच्छा नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल आप किसी मान लीजिए किसी ने आपके परिवार के किसी व्यक्ति का के आवाज़ में आपको नोट भेज दिया। हम सभी ऐसे चीज़ों से गुज़र चुके हैं, शायद कि व्हाट्सएप पे किसी परिचित का मैसेज आ जाएगा अचानक कि मुझे कुछ पैसों की जी, जी। ज़रूरत है। तो इसलिए ये तो बहुत ये भयानक, सॉरी मैं हँस के बोल रहा हूँ, बट ये भयानक त्रासदी, ये मतलब ये एपिडेमिक की तरह हो गया है। अ, अतुल जब बैंकॉक पहुँचता है पहली बार और प्ले कार्ड देखता है, आपने बड़ा उसका एक इमोशनल चित्र खींचा है कि उसको मतलब वो देखता है, अपना नाम देखता है और उसको बड़ा एक उत्साह अंदर से होता है, एक तरफ घबराहट भी है, एक तरफ उत्साह भी है। अ, ये जिस तरह से आपने इसका शब्द चित्र मैं कहूँगा खींचा है, क्या ये युवाओं की जो आकांक्षा है विदेशों में नौकरी पाने की, किसी भी तरह से अपनी पृष्ठभूमि को, अपनी बैकग्राउंड को बदलने की, अपने लोगों की मदद करने की, क्या ये भारतीय मानसिकता के चलते जो विदेशों में बढ़ रहा है? और ऐसी घटनाओं को जब आप इस मार्मिक ढंग से लिखते हैं, तो क्या उद्देश्य आपका ये है कि नहीं भारतीय नौजवान अपनी नौकरी भारत में ही खोजें या वो इस तरह के स्कैम से ना फँसें? इस तरह का लालच आखिर युवा कैसे बचे ऐसी स्थितियों से? एक तरफ उसके पास नौकरी के सपने, अपनी उम्मीदें हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं और दूसरी तरफ इस तरह का ट्रैप है। तो जी। वो क्या करे? मतलब आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं एक्चुअली सलाह तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा तो नहीं दे सकता हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए सपने तो सभी के, मतलब जो भी हम लोग सभी उस स्थिति से गुज़रे हैं और अभी भी समझते हैं, चाहे वो अब हमारे बच्चे हों उस सिचुएशन में, कि जिस समय ये जो 20 से 25 साल की उम्र होती है, हर किसी का कोई न कोई सपना होता है। हाँ, और वो सपना कहीं न कहीं एक करियर से जुड़ा हुआ होता है। हाँ, या व्यवसाय करने वाले परिवार से हो या उसका मन व्यवसाय करने का हो बच्चे का, तो एक ठीक है, वो भी एक अलग रास्ता है। लेकिन कोई न कोई एक रास्ते के बारे में हर कोई सोच रहा होता है। और अब अक्सर, अब चाहे वो अब हमारे टाइम में सरकारी नौकरी का ज़्यादा होता था, बट अब मान लीजिए सरकारी हो या प्राइवेट हो, अक्सर वो रास्ता किसी न किसी नौकरी की तरफ ले जाता है। और जब एक नौकरी में हम जाते हैं, तो उससे कि मतलब अच्छा ठीक है, अभी 20% इससे ज़्यादा कैसे मिलेगा या 50% इंक्रीमेंट कैसे होगा या इससे बेहतर पेइंग जॉब कैसे मिलेगा, हर किसी के, मतलब ये कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब ये सिर्फ विदेश की नौकरी की लालच ही से 2 ही वजह से हो सकती है ना, कि एक तो कि ये ज़्यादा पैसे मिलेंगे या एक मे बी क्वालिटी ऑफ लाइफ, कभी-कभी कई जगहों पे लगता है लोगों को कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, तो इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो जहाँ तक हम सलाह वाली बात पे अगर मैं लौटूँ, तो सिर्फ़ हमने पहले जैसे ज़िक्र किया कि हम सावधान ही रह सकते हैं सर। मतलब कि आपको वो आपने जो ल ये प्रमो आपने जो अप्लाई किया, मान लीजिए कोई लिंक आया है, तो वो लिंक हम आज का बहुत समय से हम लोग देख रहे हैं कि वो लिंक, मान लीजिए एक कुछ किसी जाने-माने ग्रुप से जैसा लग रहा हो, लेकिन उसमें क्या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है? हुँ, क्या वो लिंक मतलब सही सुरक्षित तरीके से है? हाँ, वो ध्यान रखना। कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको थोड़ा-सा गलत लगे, थोड़ा सावधान हो जाना। मेरे कुछ मित्र हैं जो ये किताब आने के बाद से मुझसे एक्चुअली मेरे एक दोस्त अच्छा। का कोई रिलेटिव उसको कोई एड शूट करने के लिए उसको बैंकॉक ले जा रहे थे। तो 2 बार उसने मुझसे पूछा है कॉल करके। तो क्या हम बताएँ? यही बताएँगे कि जो लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं, उनके बारे में पूछताछ कर लो थोड़ा। तो सावधानी जितनी हम बरत सकते हैं, थोड़ा संयम भी रखें कि हाँ, एकदम जल्दबाज़ी, कभी-कभी थोड़ी लालच या जल्दबाज़ी जो है वो हमें फँसा देती है। तो हम थोड़ा संयम रखें
थोड़ा धीरज रखें और जितना हम उस बारे में पहले से पता कर सकें, और कुछ चीजें बहुत बेसिक हाइजीन, कि अगर आपको कहीं लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो मन का वहम छोड़ के, अब आज की स्थिति वैसी हो गई है कि उसको मन का वहम सोच के टाल ना दें, उस पे थोड़ा सा उस पे ये करें, किसी को अपना कोई ओटीपी ना दें, किसी को अपना पासपोर्ट ऐसे ना दें, कोई पेपर जहां तक हो सके ना दें। यही सब है जो हमारे वश में है, हमारे कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं। शैलेंद्र जी, एक आपको बताऊं कि इसके उपन्यास के आने के बाद, पढ़ने के बाद मैं ध्यान दिया तो मैं देखा कि टेलीफोन पर अगर हम बातचीत कर रहे हों और उस दौरान हम कोई भी ऐसा ऐप खोल लें जिससे पैसे का ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो बाकायदा एक नोटिस ऊपर दिखने लगती है कि आप कॉल कर रहे हैं, कृपया ओटीपी शेयर ना करें, कोई पैसे ट्रांसफर ना करें। मतलब जी जी आप जी जेन्युइन, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और उस दौरान मैं कोई ट्रांज़ैक्शन करने की जी कोशिश जी करता हूँ, जी जी तो बाकायदा जी। ऐप भी ये नोटिस देने लगे हैं। करेक्ट। इसी तरह से पिछले दिनों मैं एक ऐड देखा कि दिल्ली पुलिस का ऐड था कि हम ईडी या कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं है। मतलब ये पूरा फ्रॉड है। अगर कोई ये कहता है तो तो आप ये तुरंत ये ये तो प्रधानमंत्री अपने मन की बात में आके कहे, मतलब मैं सिर्फ वो जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि देश के सर्वोच्च स्थान से जी, जी। वो हुँ। बता चुके हैं, हाँ, कि इस तरह का कोई चीज नहीं होता। लेकिन यही है, अब ये हर व्यक्ति के पास पहुंचे क्या, या हमारे मन के अंदर कई बार ये संस्थानों का, खास करके सरकारी संस्थानों का, एक तरह से हम, शायद वो हमारे अंदर की एक प्रवृत्ति है कि थोड़ा कहीं तो डर बैठा है कि पुलिस वाला कोई कॉल कर दे तो आदमी थोड़ा सा असहज हो जाता है शायद, हाँ। तो मुझे लगता है इस डर को दूर करने की जरूरत है। और जो आपने बताया ना पत्रकार वाला, ये मैं भी कहीं ना कहीं उसको वहीं से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि दो चार न्यूज संस्थानों पे भी रेड पड़े, कुछ बंद भी हुए कई कारणों से। तो ऐसे ऐसे किसी संस्थान का जर्नलिस्ट पे अगर दोबारा से कोई कॉल करके पुलिस वाली या सीबीआई वाली बात करे, तो उसके मन में वो डर बैठना कि अगर उसके यहाँ 6 महीने पहले वो रेड हो चुका है, तो उसके मन में डर कन्विंस होना शायद ज्यादा इजी है। आपने उसका बड़ा जो, मैं तो पहले पन्ने पर ही उस जिस तरह से आपने ज़िक्र किया है कि फ़ोन आता है और वो घबराता है और उसी दौरान फिर एक आश्वासन भी, मतलब धमकी भी दे रहा है और आश्वासन भी दे रहा है कि हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अच्छा ठीक है, तुम्हें लिंक भेजते हैं ऑनलाइन। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि बड़ा रोचक सा किस्सा है। एक जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसी तरह से कोई अपने घर पे काम कर रहा होता है, पत्नी खाना बना रही होती है, एक फ़ोन अचानक आता है और उस पर पैकेट की बात होती है कि आपका ये पैकेट आया हुआ है, इसमें जो है गलत चीज़ें पाई गई हैं और आपको तुरंत पहुँचना है मुंबई। अगला बंदा कहता है, अच्छा, बाकायदा नाम पूछता है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा पता ये है? बंदा कहता है कि हाँ, हाँ, मेरा नाम ये है, पता ये है। बोलता है, आप मुंबई पहुँचो। तो वो जवाब देता है, भाई आपने नाम पता देखा है, मैं दिल्ली में हूँ और आप किस तरह की बात कर रहे हैं। अब वहां से वो फिर वो उसको पहले हड़काता है, कहता है कि आपको आना तो पड़ेगा, चाहे आप आओगे या हम लेके आए आपको उठा के। और वो डर जाता है। फिर वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और कहता है, ठीक है, हम लिंक भेजते हैं, हम ऑनलाइन वीडियो भी बयान ले सकते हैं। और वहां से ट्रैप शुरू होता है। तो इस तरह की घटनाएं, प्रेस 9 फॉर अ क्राइम ये बताती है कि इस तरह की घटनाओं से बचने का क्या तरीका हो सकता है और किस किस तरह के अपराध हो रहे हैं, संगठित तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी। व्यक्ति की इच्छा, आकांक्षा, उसका भय, उसका लालच, कोई भी कारण हो सकता है। और अगर आपको बचना है तो आपको स्पष्टता, एक तो जागरूकता, जैसा कि शैलेंद्र जी ने अपनी बातचीत में कहा कि हम सभी को अपने स्तर पर, चाहे आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं, चाहे ये किताब खरीदें या सीरीज देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, आप जागरूक हों। जरूरत समझें तो अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से सलाह लें। और भी समझ में नहीं आ रहा है तो पुलिस से सलाह लें, बैंक चले जाएं अपने, आप वहां बताएं, कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ जाएगा, बजाय इसके कि लुट-पीट कर हम रोएँ। मैं, शैलेंद्र जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया था, इस तरह के अपराधों में जब पैसे चले जाते हैं, तो क्या पैसे वापसी की गुंजाइश कितनी होती है? इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? उसके लिए जैसे साइबर क्राइम सेंटर्स और उसका पुलिस ने अपने हेल्पलाइन नंबर भी है एक स्पेसिफिक, और उसका वेबसाइट भी है। तो
इसमें इन लोगों का कहना ये है कि जितनी जल्दी आप उसको रिपोर्ट कर सकें। हाँ, मान लीजिए कि अगर वो जितना जितना टाइम बीतता जाएगा, हो सकता है वो अकाउंट दर अकाउंट ट्रांसफर करते करते वो मुश्किल हो जाता है। बट आप अगर वो जैसे ही आपको समझ में आए कि ऐसा कुछ हुआ है, जैसे ही आपको लगा कई बार कि अकाउंट से मेरे तो पैसे निकल गए, किसी दूसरे स्कैम में भी, तो जितनी जल्दी हो सके वो आप अगर साइबर इस पे करें तो उसका की संभावना है। हर केस में नहीं, मतलब मैं जो पर्सनली जितना जानता हूँ उसमें कुछ लोगों को पार्शियली पैसे रिटर्न हुए या कुछ लोगों को पूरा पैसा भी मिल गया, पर बहुत लोगों को पैसे नहीं भी मिले हैं। तो ये वस्तु स्थिति है। शैलेंद्र जी 2 सवाल बस आखिर के 2 सवाल मेरे आज की बातचीत के हैं। जो एक प्रश्न मेरा ये है कि आपने समाचार चैनल, ओटीटी की दुनिया, वेब सीरीज़ की दुनिया और अब उपन्यासकार, ये 3 अलग-अलग भूमिकाएँ आपकी रही हैं और तीनों में कहीं न कहीं आपने अपनी पहचान और अपना नाम अपने काम के चलते अपनी छाप छोड़ी। इनमें से किस काम को आपने सबसे अधिक एन्जॉय किया और अब बतौर उपन्यासकार आप जो फ़ील कर रहे हैं उसको थोड़ा साझा करें कि ये उन दोनों से अलग है, उन दोनों से आगे है, उन दोनों से इतर है, उन दोनों से नीचे है, क्या है? अब बहुत बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल सवाल है जेपी जी, ये अभी तक का सबसे मुश्किल सवाल है। तीनों तीनों क्या, उससे पहले मैं बोलूँ कि उससे पहले जो मेरा एक फेज था जब मैं टॉक शोज डायरेक्ट और प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहा था, जो कि शुरुआती दिनों की बात है। उसमें टॉक शो डायरेक्ट करना आज के दिन में उतना, मतलब हर न्यूज, आप लोग जो न्यूज चैनल में बैठे हैं और कोई ना कोई इसको संचालित कर रहा होगा, तो अब उतनी बड़ी बात नहीं लगती है। बट 2000 से पहले के टाइम में कि ऑडियंस बैठा हो और आपके स्टेज पे 5 गेस्ट हो और 6-7 कैमरे लगे हों और उनको करना, उसका एक अलग उस अलग जलवा बोलूं, एड्रेनलिन रश वाली फील जो होती थी, तो मुझे उसमें भी बहुत मजा आया जितने दिन मैंने किया। वो लास्ट के टाइम में कि अब तो जा रहे हैं लाइव और अब जो होना है वो अगले 1 घंटे मेरे कुछ कंट्रोल में नहीं है, जो होगा अभी देखा जाएगा। और वैसे में आपने अच्छा शो निकाल लिया, बहुत मजा आता था मुझे, अभी भी उस चीज को लेकर बहुत अच्छा लगता है। जो न्यूज की दुनिया, मैं कहानियों पे बाद में आऊंगा। कहानियों को लेके, मतलब मैं कहता हूँ कि कहानियों को लेके कहीं ना कहीं मेरे बैकग्राउंड में हमेशा था। बचपन से कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हमेशा घटती रही हैं कि जो शायद ये पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। 8वें क्लास में था मैं, मुझे याद आ रहा है, हमारे स्कूल में संस्कृत के मास्टर साहब ने कुछ ऐसा किया, क्लास से निकाल दिया मुझे। और उस समय एटली बदमाशी तो बहुत करता था, लेकिन उस समय लगा कि हमारी गलती नहीं थी। तो मैं और मेरा एक दोस्त, हमने साइकिल उठाया और कुछ पता किया उससे पहले, बट हमने साइकिल उठाया और मुख्यमंत्री निवास पे पहुंच गए और उनको अरे वाह! ज्ञापन दिया कि संस्कृत हमें नहीं, हमें 10th में जो है हमें अपनी मातृभाषा जो है मैथिली, वो हमें एग्जाम देना है, हमें वो पढ़ने का अलाउ किया जाए। हाँ, और वो ज्ञापन देख के, और हम 8वें क्लास के बच्चे फुल तैश में, मतलब फुल ये कि हम तो, और वहां आसपास सारे बुजुर्ग टाइप लोग बैठे, वो हमें घूर रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि ये हमें क्यों घूर कर रहे हैं, हम तो नॉर्मली आदमी हैं। और हम अपना ज्ञापन दे के आ गए और हमने 10th में बोर्ड का एग्जाम में मैथिली पेपर भी रखा। तो इस तरह की कई सारी, मतलब जब स्कूल का बोर्ड का एग्जाम दे रहा था, वहां कोई बहुत ऐसी बड़ी घटना हो गई जो नॉर्मली रोहित शेट्टी की फिल्मों में होती है कि सफेद एम्बेसडर आप उड़ते हुए देखते हैं, वो हमने 10th के बोर्ड में 84 में देखा। फिर ग्रेजुएशन करने दिल्ली यूनिवर्सिटी आए तो 1-1.5 साल के बाद वो मंडल कमीशन वाला पूरा माहौल बन गया और वो क्रांति चौक और ये वो, तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहा है। तो शायद उन सब कारणों से इधर आया, लेकिन मैं पहले, उससे पहले न्यूज पे, तो न्यूज बहुत चैलेंजिंग है बट बहुत सेटिस्फाइंग है। मैं हमेशा बहुत बार ये न्यूज के अच्छे और बुरे होने के या उसकी उपयोगिता पे बहुत बार बहुत लोग बहस करते रहे। मैं तो अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। पर मैंने ये कहा कि जिस तरह से कैमरा आया जब, और हमने न्यूज पे ये किया, उस रिपोर्टर्स के कारण, आप अगर, मैं अभी किसी केस का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर आप 1995 से 2000 2005 के बीच के टाइम देखें, कितने ऐसे लोगों को न्याय मिला
जो कि सिर्फ़ कैमरे का कमाल था और हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स की बहादुरी का की मिसाल थी और जो पत्रकारिता होती है उसकी। तो उसका एक अलग इन मतलब इंटरेस्ट बोलूँ एक अगेन वो कि जो लोग न्यूज़ रूम में रहते हैं और 24 घंटा लाइव मतलब मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ कि 48 घंटा 72 घंटा लगातार खास करके जब हम लोग आज तक का रीलॉन्च कर रहे थे या जिस समय पहली बार सुनामी का जिक्र हुआ और सुनामी आया मतलब आप न्यूज रूम में हैं लगातार कोई किसी और चीज की परवाह नहीं है तो वो एक अलग ही तरह का माहौल होता है और उसका अपना एक चैलेंज है लेकिन मजा है और जो लोग रह जाते हैं उसमें उनमें से बहुत लोग कभी मतलब मैं तो ये कहूंगा 95% लोग कभी वहां से निकलने की सोचते भी नहीं है लेकिन ये जो कहानियों के तरफ जो एक झुकाव है ना ये मुझे खींच के शायद बार बार मुंबई लाया ये दूसरी बार था और वो कहीं ना कहीं बचपन से शायद कहानियों का शौक था उसमें भी जब एक तरफ तो पहला तो हुआ कि नौकरी की बट नौकरी में जब ये कि आप कहानियां सुन रहे हैं और कहानियों के बारे में डिसाइड कर रहे हैं वहां से कहीं ना कहीं लिखने का शौक भी आया और मुझे लगता है कि इसमें ये सबसे लेटेस्ट प्रेम है मेरा शायद और ये इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है तो ये तो अभी और वहां से मैं अभी आया हूँ उपन्यास लिखने पे तो मैं इसको बहुत अलग अलग नहीं मानता हूँ चाहे वो सिनेमा होगा या वेब सीरीज होगा या उपन्यास हो ये कहानी कहने के अलग अलग तरीके हैं और कहानियों से मुझे अभी बहुत ज्यादा लगाव और बहुत ज्यादा जुड़ाव लग रहा है और मुझे लगता है ये काम मैं अब ये काम में जब तक हो सकेगा मैं यही करता रहूंगा। शैलेंद्र जी, आपकी किताब पर आपकी जो वेब सीरीज का लेखन है या आपके जो समाचार चैनल संचालन का जो अनुभव है, उसकी स्पीड और उसके विजुअल्स, एक तरह से किताब पढ़ते समय जो दृश्य उपस्थित होता है, वो लगता है कि हमारे सामने चीजें घट रही हैं। तो मुझे लगता है प्रेस 9 फॉर अ क्राइम बहुत जल्दी सीरीज के रूप में परिवर्तित होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मतलब मैं ये नहीं मान सकता, आप चाहे जितना भी कहें कि नहीं ये तो किताब ही मैंने लिखी है, मैं उपन्यास ही लिखा हूँ और अभी इस पर मैंने सोचा नहीं है। लेकिन आपको जानने वाला आपका कोई भी पाठक या जो सामान्य पाठक भी है वो इसको पढ़ेगा तो इसको विजुअलाइज करता चलेगा। साथ में इसकी इस उपन्यास की एक खासियत ये भी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप घोषणा कर ही दें, बता ही दें कि इस पर सीरीज कब आ रही है? नहीं कोशिश कर रहा हूँ मैंने कहा आपको जो वो मैंने एकदम मैंने सच कहा कि सीरीज और फिल्म बनाने में चूंकि वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है उपन्यास का सबसे बड़ा शायद मेरे लिए अभी रुझान यही लग रहा है कि आप अकेले लिख सकते हैं और फिर आपके और जो रीडर हैं उनके बीच में और कोई नहीं होता फिल्म और वेब सीरीज कम से कम उसमें 50 लोग जुड़ते हैं और अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग रहते हैं तो कोई उस और उसमें समय भी कम से कम 2.5 साल 2 साल से लेके 5 साल तक लग जाते हैं तो इसलिए मतलब मैं चाहता हूँ मैं दिली और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं खुद बनाऊं मैं चाहता हूं कि कोई भी बनाए मेरे मेरे पास इसका राइट्स है और मैं वो किसी को भी देने को तैयार हूँ इसलिए जैसे हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि ये किताब कितनी बिकती है वो जरूरी नहीं है अंग्रेजी में बहुत अच्छा कर रही है लेकिन अभी दूसरी भाषाओं में नहीं आई है मुझे ये लगता है और आप भी शायद उससे एग्री करेंगे कि ये चाहे वो पंजाबी हो हिंदी हो मलयालम हो किसी भी भाषा में वहां पे अगर 100-200 लोग भी पढ़े जितने भी लोग पढ़े लेकिन इसकी ये जरूरत है कि ये हर भाषा में बने और जो मैं वो कह रहा था कि कहानी की जो ताकत होती है कि ये लोगों को ज्यादा याद रह जाता है तो इसलिए कहानी के तौर पे ये कही जा सके अलग अलग मीडियम्स से वो चाहे ऑडियो के तौर पे हो या वीडियो के तौर पे हो तो मैं उसके बीच में मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं ये तो मैं ही बनाऊंगा तब बनेगा कोई भी बनाना चाहे मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी बने और उसके लिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ अभी जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई और धन्यवाद। और हमारे जो दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर आपने पहले ही दे दिया है। मैं लेकिन आपके प्रकाशक से भी चाहूँगा और आपको भी कहूँगा
सभी भारतीय भाषाओं में आए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदी में सबसे पहले आए क्योंकि मैं हिंदी का आदमी हूँ। हिंदी की भावभूमि इस किताब के जो नायक किरदार पात्र हैं, सब हिंदी के हैं। हिंदी की दुनिया से ये किताब सामने आती है अंग्रेजी में। तो हिंदी का मुझे लगता है कि पहला हक है और इसलिए हिंदी में ज़रूर इसके प्रकाशक तुरंत लाएँ, तो ये मुझे लगता है कि हिंदी की एक आने वाले समय की अंग्रेजी में तो ये निश्चित रूप से अच्छा कर रही होगी, लेकिन हिंदी में ये एक बेस्ट सेलर बनेगी और चूँकि आप हिंदी भाषी आदमी हैं, तो उसका अनुवाद मैं समझूँगा कि एक तरह का पुनर्लेखन होगा। हिंदी की किताब शायद अंग्रेजी से भी अलग होगी क्योंकि इसमें हिंदी के वाक्य विन्यास भी आपके खुद के हो सकते हैं। तो बहुत जल्द ये किताब हिंदी में आए, ये मैं कामना करता हूँ। अपने दर्शकों से कहता हूँ कि इस उपन्यास की भाषा बहुत सहज और सरल है। वही भाषा है यार जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोग बोलते हैं। मध्य प्रदेश के आप इस किताब को खरीदो। अ, अंग्रेजी इतनी सहज है कि आपको पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, विशेषकर वो लड़के जिनके सपनों में विदेश है, जिनके सपनों में नौकरी है, जिनके सपनों में सॉफ्टवेयर की दुनिया है, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये एक उपयोगी पुस्तक है। क्राइम मत समझें, ये आपके लिए एक ऐसी आवश्यक पुस्तक है जो कम से कम आपको सावधान करेगी और जीवन के किसी भी मोड़ पर आपका बचाव कर देगी, तो इसका मूल्य सब मतलब उस हिसाब से इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई शैलेंद्र जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आप दूसरी किताब लिखेंगे और हम लोग फिर संवाद कर सकेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया जेपी जी, मतलब यहाँ समय देने का, बुलाने का और इस बातचीत का। आप के बारे में मैंने बहुत समय से सुन रखा है। आप बहुत बहुत ही किताबों के मामले में गुणी आदमी हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं और आपने ये किताब पढ़ी और आपको अच्छी लगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। नहीं, नहीं, बहुत आनंद आया, ये बड़ी बात नहीं, मैं तो दर्शकों को भी कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से आपकी जो लेखकीय शैली है और कहीं से भी रुकता नहीं है आदमी, ये एक बड़ी इसकी ख़ासियत है, ये फ्लोलेस किताब है। एक बार शुरू करने पे पढ़ते चले जाते हैं और हमें लगता है मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी कहानियाँ किसी के लिए अबूझ हैं। लेकिन वही जो बात हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत में जो बात कही थी कि हमें इस बात से पर नहीं जाना है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हमें ये समझ के रखना है कि साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम आज जिस तेज़ी से है, जिस तरह से हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, उसी तरह से कहीं न कहीं स्कैम और फ्रॉड करने वाले आपके दरवाजे, आपकी अंगुलियों तक पहुँच चुके हैं और उसके लिए सावधान रहने के लिए ऐसी पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए भी शैलेंद्र जी बधाई के बहुत-बहुत पात्र धन्यवाद हैं। जी।